वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ऑसिलेटर्स का, उसका जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स हैं उनमें है हार्टली ऑसिलेटर और दूसरा है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। तो इन दोनों ऑसिलेटर्स के अंदर हम एक स्पेशल किस्म का जो है वो फीडबैक सर्किट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इंडक्टर है और दूसरा जो है वो कैपेसिटर है। तो ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर हम ऑसिलेशंस के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल करें, उसको हम एलसी ऑसिलेटर्स या ट्यून्ड ऑसिलेटर्स का नाम भी देते हैं। और कैपेसिटर और इंडक्टर को मिलाने से जो हमारे पास सर्किट बनता है, उसको हम टैंक सर्किट या ऑसिलेटरी सर्किट का जो है वो नाम देते हैं। और ये एलसी ऑसिलेटर्स का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करना कि वर्क किस तरह करता है, ये किस तरह ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एलसी ऑसिलेटर्स हैं, इनको डिज़ाइन किया जाता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 200 किलो हर्ट्ज टू फ्यू गीगाहर्ट्ज। तो इस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की वजह से दीज ऑसिलेटर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर सोर्सेज ऑफ आरएफ एनर्जी, जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। तो चलें, सबसे पहले जो है वो हम इसका जो बेसिक फंक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये एलसी नेटवर्क जो होगा, यानी जिसमें हमने कैपेसिटर और इंडक्टर वो लगाया होगा, तो वो किस तरह जो है वो इसमें वर्क करते हैं। तो आपको जो है वो इस चीज़ को समझने से पहले इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो समझना होगा, जो अपने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब इसमें से करंट पास करती है, वेरिंग करंट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, जिसको मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो नाम देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसमें जो है वो एनर्जी पैदा होती है। और जब सोर्स अपना काम ख़त्म कर देता है, तो वो जो एनर्जी स्टोर होती फिर वो डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल कैपेसिटर की तरह कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो है वो स्टार्ट होती है, और इंडक्टर में जो एनर्जी है वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो स्टार्ट होती है, स्टोर होती है सर। तो चलिए इसका ऑपरेशन जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपको जो है वो टैंक सर्किट जो है दिखाया हुआ है, जिसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को जो है वो पैरेलल में लगाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सम सोर्स। तो यहाँ सोर्स नहीं दिखाया हुआ, तो आप उसको इस तरह जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें कि ये हमारे पास जो है वो बैटरी है, और यहाँ पर जो है वो एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, और इस कैपेसिटर के साथ ये पैरेलल में एक इंडक्टर जो है वो लगाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब अ, हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, तो भी हमने जो है वो यहाँ पे इंडक्टर जो है वो नहीं लगाया। इंडक्टर जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो जितना इस बैटरी का वोल्टेज होता है उसके हिसाब से हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ, तो इस पे चार्जिंग जो है वो हो जाती है। जब ये चार्ज हो जाता है फिर जो है वो इसको कनेक्ट किया जाता है इंडक्टर के साथ, और बैटरी से इसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर दिया जाता है। जब बैटरी से इसका कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर ये डिस्चार्ज होना जो है वो
स्टार्ट होगा। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होगा तो फिर ये चार्जेस इसके फ्लो करेंगे और हमारा जो इंडक्टर है उसमें करंट जो है मूव करना शुरू करेगा, जिसके नतीजे में अ, यहाँ पर जो है वो करंट फ्लो होगा, करंट इसमें से पास करेगा। अब चूंकि ये करंट मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, इस वजह से इसके जो हमारा इंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर हो जाता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाता है। और फिर इसमें जैसे कि आपने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। तो इसको रीडिंग कर लेते हैं। लेड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज फ्रॉम अ डीसी सोर्स। अभी जैसे हमने पीछे देखा है कि इस कैपेसिटर को जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक डीसी सोर्स की मदद से हमने चार्ज किया है, यानी बैटरी से जो है वो हमने इसको चार्ज किया है। तो when the capacitor gets charged, the energy gets stored in it, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो है वो नाम देते हैं। When such a charged capacitor is connected across the inductor in a tank circuit, यानी जब हम उसको जो है वो इंडक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी उसकी हटा देते हैं, the capacitor starts discharging through the inductor L। तो जो कैपेसिटर है वो क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता है, तो वो जो कैपेसिटर है वो इस इंडक्टर के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होता है और इस इंडक्टर में जो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सराउंडिंग में पैदा हो जाती है, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। So when such a capacitor, a charge capacitor is connected across the inductor in a tank circuit, the capacitor starts discharging to L as shown in the figure। तो उसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो होगी और ये जो करंट इस एरो की मदद से जो है वो शो की गई है। So due to such current flow, the magnetic field gets set up around the inductor. Thus, inductor starts storing the energy। क्योंकि इसका जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो आने वाले चार्जेस को अपोज कर रहा होता है, जैसे कि आप इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उस अपोजिट वर्क की वजह से उसमें जो है वो एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हुई थी कैपेसिटर में वो मैग्नेटिक में सॉरी इंडक्टर में एज अ मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। और हमारा कैपेसिटर जो है वो टोटली डिस्चार्ज जो है वो हो चुका है। तो अब जब इसको एनर्जी देने वाला जो सोर्स है बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर जो है मैक्सिमम होगी। तो फिर जो है वो हमारा जो इंडक्टर है वो कन्वर्स प्रोसेस जब वो स्टार्ट करेगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट स्टार्ट्स कोलैप्सिंग, मतलब वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो एज पर लेंजेज लॉ दिस स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर। तो क्या करेगा इंटर्न ये जो है वो इसको करंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब इसमें होगा क्या कि जब ये इसको प्रोवाइड करेगा तो जो हमारी करंट होगी वो जो है वो प्रीवियस डायरेक्शन के अपोजिट होगी, जैसा कि लेंजेस लॉ के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ है। विद अपोजिट पोलैरिटी मेकिंग लोअर प्लेट पॉजिटिव, तो इससे जो है हमारी लोअर प्लेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ अपर प्लेट पॉजिटिव थी, लेकिन जब ये डिस्चार्ज होगा तो लोअर प्लेट विल बी पॉजिटिव, अपर प्लेट विल बी नेगेटिव, जैसा कि हमारे जो अगले डायग्राम है उसके अंदर जो है वो दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये आपको नजर आ रहा है कि हमारी जो लोअर प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो अपर प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। जब हमारा ये जो इंडक्टर है इसने डिस्चार्ज होना शुरू किया, इसने जब अपनी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो खारिज की। तो आफ्टर सम टाइम द कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज। तो फिर जब ये अपनी सारी एनर्जी दे चुका होता है, ये विद अपोजिट पोलैरिटी रिलेटिव टू फर्स्ट वन ये चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू इनिशियल पोलैरिटीज, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। द एंटायर मैग्नेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। और जो एनर्जी होती है वो फिर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। जिस तरह हमारा ये जो कैपेसिटर है
वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज और डिस्चार्ज जो है वो होता रहता है। तो नाउ अगेन कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट इज नाउ अपोजिट टू प्रीवियस वन। अब चूंकि अगर हम प्रीवियसली देखें तो स्टार्ट पे हमारा जो कैपेसिटर था उसकी अपर प्लेट जो थी पॉजिटिव थी और उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट ये थी। लेकिन अब जो है जब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है तो उसकी लोअर प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और अपर प्लेट जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी फिगर जो है वो हमारी 2.28 उसमें आपको ये नजर आएगी कि जब ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा तो हमारी करंट की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो फिर वही बात कि हमारा जो इंडक्टर है फिर जो है वो चार्ज होगा, सॉरी उसमें एनर्जी स्टोर होगी करंट के फ्लो की वजह से। So now the capacitor again starts discharging through the inductor, but the direction of the current through the current circuit is now opposite to the direction of the current as was earlier। जैसा कि हमारा जो डायग्राम उसमें दिखा हुआ है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। When capacitor is fully discharged, the magnetic field starts out collapsing जिस तरह पहले हुआ था on the same reasons, charging the capacitor again in the opposite direction। तो फिर चार्ज जो है वो opposite डायरेक्शन के अंदर जो है वो चार्ज होगा और फिर वो जो है वो डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह जो है हमारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट होती है। तो इसमें जो की पॉइंट है जो अभी हमने नोट किया उसको समराइज करें तो कैपेसिटर चार्जेस विद अल्टरनेट पोलैरिटीज एंड डिस्चार्जिंग प्रोड्यूसिंग करंट्स अल्टरनेटिंग करंट्स इन द टैंक सर्किट। मतलब उसमें अल्टरनेटिंग करंट्स जो हैं वो जनरेट करता है क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो हर मैग्नेट जो इंडक्टर है उसकी डिस्चार्जिंग के बाद अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करता है। दिस इज नथिंग बट ऑसिलेटरी करंट, क्योंकि पहले ये करंट जो है इस डायरेक्शन में दे रहा था और फिर करंट ये इस डायरेक्शन में दे रहा है, तो ये हमारी जो है वो अल्टरनेटिव करंट की तरह मतलब ऑसिलेटिंग करंट की तरह जो है वो काम हो रहा है इसमें। बट एवरी टाइम व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कार्बन सॉरी कैपेसिटर टू इंडक्टर या इंडक्टर टू कैपेसिटर, द लॉसेस अकर ड्यू टू विच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग करंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एवरी टाइम। अब चूंकि हमें पता है कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है तो एनर्जी लॉस जब होता है, तो अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो उसमें ये होगा कि हमारा अगर शुरू में ये एम्पलीट्यूड है करंट का तो फाइनली भी यही होगा, मतलब एम्पलीट्यूड में चेंज जो है वो नहीं आएगी। लेकिन चूंकि हर प्रोसेस में ड्यू टू कंपोनेंट्स बिहेवियर, उनकी जो इंटरनल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से, उनकी रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस होती है। लिहाजा हर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान हमारी जो एनर्जी लॉस होगी और हमारे जो एनर्जी होगी उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन एज प्रीवियस वन। मतलब इनिशियली सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो बिल्कुल जिस तरह डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं उस तरह का बिहेवियर जो हमें मिलता है। तो इस तरह जब ये काम चलता रहता है तो एट सम टाइम जो है वो ऑसिलेशंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि हमने इसमें देखा है कि इसमें फाइनली जो है वो एनर्जी लॉसेस की वजह से ऑसिलेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम ऑसिलेशंस चाहते हैं तो जो एनर्जी यहाँ पे ज़ाया हो रही है वो एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम जो है वो एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो एनर्जी लॉस है वो कंपनसेट हो जाता है और सर्किट जो है प्रॉपरली विद प्रॉपर पोलैरिटी जो है वो विद प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेट करता रहता है। तो इन एलसी ऑसिलेटर्स, यानी जो हम पढ़ेंगे हार्टली ऑसिलेटर या कॉलपिट्स ऑसिलेटर, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सप्लाइज दिस लॉस ऑफ एनर्जी एट द प्रॉपर टाइम्स। तो वो हमें जब एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी जो है वो एम्पलीफायर हमारा प्रोवाइड करेगा। द केयर ऑफ प्रॉपर पोलैरिटी इज टेकन बाय द फीडबैक नेटवर्क। तो हमें किस टाइम कौन सी पोलैरिटी का चाहिए होगा तो उसके लिए जो है वो फीडबैक नेटवर्क उसकी पोलैरिटी को जो डिसाइड जो है वो करेगा। दस एलसी टैंक सर्किट along with transistor amplifier can be used to obtain oscillators called LC oscillators। So due to supply of energy which is lost
the oscillations gets maintained called sustained oscillations या undamped oscillations, मतलब उनकी जो amplitude है या उनकी जो frequency है उसमें जो है वो तब्दीली नहीं आएगी। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी हम निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो भी सर्किट है उसके एनालिसिस से हम ये रिजल्ट जो है वो निकालते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जो हमारा एलसी सर्किट होगा या टैंक सर्किट होगा उसमें एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है, या कैपेसिटर की वजह से जो करंट फ्लो करता है सर्किट में वो ऑसिलेट करती है, मतलब हमें ऑसिलेटिंग सिग्नल जो है वो मिलता है। तो यही जो प्रॉपर्टी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर जो है वो उनको उनके बारे में हम इनको पढ़ेंगे और उनका फंक्शन जो है वो देखेंगे। तो उसमें चूंकि ये एज ए फीडबैक सर्किट जब इस्तेमाल होते हैं इसलिए हमें एलसी सर्किट की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो वो नहीं होनी चाहिए, फिर ही जो हम इसको अंडरस्टैंड जो वो कर सकेंगे। तो आम तौर पे जो है वो हम जब ऑसिलेटर सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो अगर हमने दो इंडक्टर जो है वो इस्तेमाल किए हुए हों, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया हो तो उसको हम हार्टले ऑसिलेटर कहते हैं। और अगर हमने दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर इस्तेमाल किया हुआ हो तो उसको जो है वो हम कॉलपिट्स ऑसिलेटर का नाम देते हैं। तो इन दोनों ऑसिलेटर्स की फंक्शनिंग को समझने के लिए हमें एलसी जो नेटवर्क है इसके फंक्शन का पता होना ज़रूरी है, किस तरह ये जो है वह जो ऑसिलेटरी कंपोनेंट जो वो काम करते हैं, तो फिर ही हम इनके फंक्शन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।